Hello everyone, I am AK Yogi and I am going to discuss Indian Polity section of UPSC CSE Prelims Examination 2025. So finally you have attempted this year prelims examination and you might have matched your answer with the answer key. So all the best from my side that you will be able to crack the cutoff marks. So in this video, I'm not going to tell you the answer key. Actually, in this video, I'm going to give you the detailed analysis of this examination, that how questions appears in the examination, how students even having good knowledge do negative marking and they do commit mistakes in the examination. So apart of that कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमको पर्टिकुलरली किन सोर्सेज को रिफर करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ. सो न्यू कमर्स हैं, अगर आप जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए सीखने के लिए इस लेक्चर में बहुत ज्यादा है. अपार्ट ऑफ दैट अगर आप ऑलरेडी कई अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी के, तब भी आपको इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने को मिलेगा. काफी सारी जो नई चीजें हैं, एक अच्छा एनालिसिस आपको इंडियन पॉलिटी सेक्शन का इसमें मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो we will start with the question number 51. Actually I had set A question paper, so accordingly you can match that. So in this question, that it is given that Indian polity consider the following statement: an ordinance can amend any central act. Second, an ordinance can abridge a fundamental right. And the third, an ordinance can come into effect from a back date. So इस क्वेश्चन को जिन्होंने अटेम्प्ट किया, तो उनके जो जिनके पास में प्रायर नॉलेज था काफी अच्छा, जिन्होंने अपने प्रिपरेशन करी थी, उनको इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी और उन्होंने कैसे क्वेश्चन को सही या गलत किया होगा, ये हम लोग देखते हैं. कि ऑर्डिनेंस का मतलब, पहले तो अगर हम लोग आर्टिकल 13 अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 देखें तो जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें ऑर्डिनेंस भी आता है. डेफिनेशन ऑफ लॉ. तो ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट द लॉ. तो कौन ऑर्डिनेंस बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको ये पता चलेगा कि ऑर्डिनेंस जो है उसकी क्या लिमिटेशन है. जैसे इसमें कुछ गिवन नहीं है, यानी कि अंडर आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 एंड 213, दैट इज 123 बाय द प्रेसिडेंट एंड 213 बाय गवर्नर. सो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका जो पर्टिकुलर स्कोप है, जो एरिया है, उसके लिए गवर्नर एंड ऑर्डिनेंस उतना बना सकता है. और प्रेसिडेंट में जो सेंटर के पास में जितना लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट उतना ही उतने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उस पर्टिकुलर एक्सटेंट तक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है. बट ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ लॉ अकॉर्डिंग आर्टिकल 13 क्लॉज 3. सो ऑर्डिनेंस का अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या अगर सेंट्रल एक्ट है तो एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट. यस, बिकॉज इट इज द नथिंग बट लॉ. So any law can amend any law, other law. So definitely this is right. Okay. Then ordinance can abridge fundamental right. Even in Article 13 only it is mentioned, under Article 13 clause 1 and 2, that pre-constitutional and post-constitutional laws, that if any law abridge inconsistent with the part 3, then that will be null and void till the extent of इनकंसिस्टेंसी. यानी कि अगर कोई लॉ, कोई ऑर्डिनेंस अगर पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट है उससे अगर इनकंसिस्टेंट है, तो वो लॉ जितना इनकंसिस्टेंसी है जिस उस लॉ में, जहां जहां पे जिस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिस पर्टिकुलर क्लॉज में वो अगर फंडामेंटल राइट को एब्रीज करता है, तो वो उतना तक नल एंड वॉइड हो जाएगा. इसका मतलब है कि जब मैंने लॉ कोई अगर हम लोग पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से एक पर्टिकुलर प्रॉपर लॉ बनाते हैं, अगर वो ही फंडामेंटल राइट को एवरेज नहीं कर सकता है तो फिर ऑर्डिनेंस कैसे करेगा. तो थिंग इज दैट कि ये नहीं कर पाएगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ होगा, कंफ्यूजन ये हुआ होगा केशवानंद भारती केस का. इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि किसी ने, जिन्होंने ज्यादा स्टडी कर लिया है, उसने केशवानंद भारती केस से, केशवानंद भारती केस 1973, दैट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सब उनको लगा होगा कि चलो इस पर्टिकुलर जजमेंट में फंडामेंटल राइट्स को तो पर्टिकुलरली अमेंड करने के लिए बोल दिया गया था, बट बेसिक स्ट्रक्चर है बस वो है जो नहीं होना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. बट द थिंग इज दैट फंडामेंटल राइट इटसेल्फ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. इट इज आल्सो गिवन कि जजमेंट में कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फंडामेंटल राइट एंड यू कैन नॉट एब्रिज. ओके, दैट्स व्हाई
जो अगर किसी को पर्टिकुलरली इस बेसिक स्ट्रक्चर्स की वजह से अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हुआ हो तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, so now the come to the third statement that ordinance can come into effect from back date. So इस back date को आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि जो पर्टिकुलरली जिन्होंने इंडियन पॉलिटी को अच्छे से स्टडी किया है, जिनको अच्छा नॉलेज है, तो वो इस पर्टिकुलर बैक डेट से जो सबसे पहले माइंड में जो आएगा वो आएगा रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग, राइट। आपके कुछ लोगों के माइंड में ये आया होगा, यानी कि एंड नो इनको आया होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1, दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि कोई भी लॉ है वो अपने बैक डेट में जाके किसी को पनिशमेंट नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन तभी पनिश हो सकता है जब उसने जब क्राइम किया हो उस टाइम, या कोई एक्ट किया हो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्राइम है जो डिक्लेयर्ड हो रखा हो, तभी है जो उसको क्राइम, ये आपको एक आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अगर आपके माइंड में आया हो। बट द थिंग इज दैट आर्टिकल 20 एक्चुअली टॉक्स अबाउट क्रिमिनल लॉज, सो हियर इट इज एक्चुअली द जनरल थिंग। Definitely, ordinance on criminal laws will not be able to affect from back date. Okay, that is okay, but it is not given कि यानी ये सिर्फ सिविल लॉज के लिए है, क्रिमिनल लॉज के लिए है। तो सिविल लॉज हैं वो है जो बैक डेट में आ सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो आपने शायद आंसर देख के उस तरीके से आपने कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके किया होगा। ऐसा कोई एग्जांपल है क्या कि सिविल लॉज पर्टिकुलरली कि बैक डेट में जाके ऐसी रूलिंग हो रखी हो? तो ये अगर आपको, मैं पर्टिकुलर और कोई जजमेंट नहीं देता हूँ, मैं वो जजमेंट देता हूँ जिसमें जो आपके काम का भी है और काफी फेमस है, लाइक इसमें देख कर लेते हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो रूलिंग काफी केसेस में दी है, लाइक इन 2007 आईआर कोयलो लो केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो रूलिंग ही दी है, रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग ही दी है। क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा है कि 1973 1973 एग्जैक्ट डेट भी अगर हम लोग देखें तो 24 अप्रैल के बाद से जितने भी लॉज शेड्यूल 9 में बनाए गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, वो उन पर है जो जुडिशियल रिव्यू होगा। दे विल बी प्रोन टू हैव जुडिशियल रिव्यू। अब 2006-7 में और 2000 में ये रूलिंग आ रही है, और 1973 के बाद 2007 के बीच में जितने भी लॉज हैं उस पे है जो ये पर्टिकुलर जजमेंट एप्लीकेबल होगा, और जितने भी लॉज हैं वो सारे उन सब पे है जो जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग नहीं है? क्या ये एक्स पोस्ट फैक्टो रूलिंग नहीं है? तो थिंग इज दैट की ऑर्डिनेंस है, क्रिमिनल में नहीं। आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आर्टिकल 20 को ना इंक्लूड करें, क्योंकि दैट आर्टिकल इज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस प्रोटेक्शन, अगर ये आर्टिकल 20 की अगर आप लैंग्वेज देखें तो इट इज लाइक द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ओके, सो दैट थिंग इज दैट, तो क्रिमिनल में नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलरली सिविल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग हो सकती है। तो थिंग इज दैट, ओके, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग एंड थर्ड इज करेक्ट। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड इज करेक्ट, वेर इट इज द सी ऑप्शन। तो होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो इसमें मैंने आपको जितना भी चीजें बताई है वो मैंने इसमें स्लाइड में भी इंकॉर्पोरेट की है, इंक्लूड की है। आप इसको बाद में स्टडी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, AK योगी पॉलिटी पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सो इसमें है एक्चुअली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था, एंड इट वाज एक्चुअली द 7th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें है कि अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट दैट इज कैपिटल नेम इज ईटानगर, और जो ये ईटानगर फोर्ट है उसके ऊपर ये इसका नाम है। इसके अलावा जो नेशनल पार्क हैं, तो दो नेशनल पार्क हैं काफी फेमस है, नामदफा नेशनल पार्क, ओके, एंड मॉलिंग नेशनल पार्क।
तो इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अपार्ट ऑफ दैट नागालैंड का है state come into existence on the basis of constitutional amendment act of, yes it is, and after just getting separated from the northeast region, that Assam, and from Assam, then Nagaland got its statehood in 1963. Okay, Amendment Act 72 में आया, that is 13th Amendment Act, and then 63 there that Nagaland is got established as a state. So that is also correct. A part of the Tripura initially in Part C, then become Union Territory in 1956. That Constitutional Amendment Act, and later through constitutional amendment only that it become the state. Why I'm saying the constitutional amendment? Because that you need to incorporate that particular name in Schedule 1. तो अगर Schedule 1 में आपको पर्टिकुलर कोई नेम चेंज करना है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में ये पर्टिकुलर है जो इसको त्रिपुरा को स्टेटहुड मिला है. ओके, और फॉर दैट इट इज दैट अमेंडमेंट हैड हैपन इन Schedule 1. So that is about त्रिपुरा. सो आपने इसमें हम देखा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट है, एक तो जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है 7th अमेंडमेंट एक्ट है और एक 13th अमेंडमेंट एक्ट है. तो ये दो अमेंडमेंट एक्ट है जो इसमें पर्टिकुलरली पूछे गए हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल द थ्री. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. So in 53 it is actually the very frequently asked question in UPSC. So because that ये जोनल काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इस पे इतने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में इतने सारे पूछे हैं. सो इट इज समथिंग दैट आना ही था इस तरीके का क्वेश्चन. इट इज नॉट न्यू क्वेश्चन. Okay, we'll see that different questions also. So let's discuss this question, that the interstate council, national security council and zonal council, so how many about the under as per provision of constitution of India, की constitution में कौन कौन से ये bodies हैं वो mention है, किस आर्टिकल में mention है. तो अगर हम देखें तो इंटर स्टेट काउंसिल है वो अंडर आर्टिकल 263 है, और ये पर्टिकुलरली कॉपरेशन बढ़ाती है स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में. अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो रिजोल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है. ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसकी रिकमेंडेशन है जो बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये जो बाइंडिंग ऑर्डर्स है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है. लाइक द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट पर्टिकुलरली डिस्प्यूट्स अमॉन्ग सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन स्टेट्स. सो ये है जो पर्टिकुलरली उस ज्यूरिडिक्शन में आता है. बट इंटर स्टेट काउंसिल क्या करती है? प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन प्रोवाइड करती है, सो दैट की वो डिस्प्यूट पर्टिकुलरली आम सहमति से रिजोल्व हो जाए. ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल दोनों ही एग्जीक्यूटिव, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जोनल काउंसिल है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जोनल काउंसिल बॉडी. सो ये स्टैट्यूट कौन से वाला है? ये है वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 7th अमेंडमेंट एक्ट वाला ही है. ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956. इसी टाइम पे जब स्टेट्स फॉर्मेशन हो रहे थे तभी 5 जोन्स बनाए गए थे. एंड इट इज ऑल्सो सिंपल कि कौन कौन से 5 जोन है, कि चारों जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन, एंड 5th वन इज सेंटर जोन. सो ये पर्टिकुलरली 5 जोन्स बनाए गए थे. उसके बाद में 1971 दैट नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट आया था, जब त्रिपुरा हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि त्रिपुरा जब बना था, उसी टाइम पे एक 6th जोन भी बनाया गया था जो था कि नॉर्थ ईस्ट जोन. तो इस तरीके से प्रेजेंटली अभी 6 जोन है, और वो जो 6 जोन है वो पर्टिकुलरली इट इज एक्चुअली डिवाइड दीज जोन्स डिवाइड इंडियन टेरिटरी इनटू 6 पार्ट्स. एंड यही जोन्स में अगर जब यूपीएससी के जो कैडर होते हैं वो अलॉटमेंट होता है तो इसी इन्हीं जोन्स के अकॉर्डिंग होता है. ओके, पार्ट ऑफ दैट जोनल काउंसिल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, जोनल काउंसिल जो चेयरमैन होता है इसका होम मिनिस्टर होता है. इसमें जो और मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होती हैं. तो ये सारा है जो जोनल काउंसिल. एंड जोनल काउंसिल जो पर्टिकुलरली जो वर्क करती है फॉर दैट दीज आर प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड दैट दैट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. सो दैट इज द थिंग. अपार्ट ऑफ दैट नेशनल दैट सिक्योरिटी एंड दैट एडवाइजरी, इट इज एडवाइजरी बॉडी, बाइंडिंग नहीं होती है इसकी रिकमेंडेशन. तो ये सारा जोनल काउंसिल है, काउंसिल का है, और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जोनल काउंसिल पे आते हैं. इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है
वो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टरशिप में बनाई गई थी, और ये पर्टिकुलरली बनाई गई थी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फॉर एडवाइजिंग पीएम एंड फॉर फॉरेन पॉलिसी। तो ये फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एडवाइस करने के लिए ये पर्टिकुलरली इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई थी थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ओके, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी इन इंडियन, दैट पर्टिकुलरली इन इंडियन पॉलिटी, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच आर हैविंग बीइंग मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन सर्टेन आर्टिकल, लाइक दैट इंटरस्टेट काउंसिल। सॉरी, ये थोड़ा मैंने एरो अलग लगा दिया, एग्जीक्यूटिव से ये पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल की थी। इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फिर तीन तरीके की जो मैं बॉडीज बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी दोनों ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इस तरीके से काफी क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में आए हैं, हम लोग देखते हैं। सो ये जितना भी मैंने अभी चीजें बताई हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन है, तो यू कैन सी दैट। ओके, नेशनल सिक्योरिटी फॉर अटल बिहारी वाजपेयी 1998, zonal council, state organization, facilitated cooperation among states. So there are 5 zones, and the 6th zone will be in 1971. Okay, northeast zone through particularly northeastern reorganization act. ओके, सो लाइक 2002 में इस तरीके का क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको जो हम लोगों ने अभी और भी क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। लाइक जो पर्टिकुलरली जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीलिम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अपार्ट ऑफ दैट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो फ्रीक्वेंटली प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें जो 2002 में आया है, जो सिमिलरली है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अच्छे से 30 ईयर्स के किए होते तो ये पेपर आपको बहुत ईजी लगता है, क्योंकि वो जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोस्ट ऑफ द एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्व करते हो, इट इज नॉट समथिंग जस्ट कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसका आंसर निकाला और बस मेमोराइज करके आगे कर दिया। दिस इज नॉट द वे द हाउ द यू कैन यू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब है आपका जो जितने भी वर्ड्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए हैं उनसे रिलेटेड जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उतना ज्यादा करना है। दिस इज द एक्चुअली प्रॉपर वे टू सॉल्व और टू मेक यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ओके, सो लाइक 2002 में हम देखते हैं, अपार्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कि अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, तब आप इसका मैक्सिमम आउटपुट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ले पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग द प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, व्हाई इट शुड बी द अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, प्लानिंग कमीशन इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, सो एग्जीक्यूटिव बॉडी विल नॉट, बिकॉज पार्लियामेंट में वो चीज है डिस्कस होगी जो पर्टिकुलरली किसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही होगी, दैट इज एक्चुअली द सेपरेट बॉडी, इट इज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, सो प्लानिंग कमीशन हैज नथिंग टू डू विद पार्लियामेंट। ओके, अनलेस की कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना उसमें होती। ओके, अपार्ट ऑफ दैट प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली वेदर आइदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। हम लोगों ने ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया, सो इट इज नॉट समथिंग ओनली। ओके, कि दोनों आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोनों भी नहीं होंगे तब भी तो आपका ऑर्डिनेंस बनाना पड़ेगा आपको। ऑर्डिनेंस हम लोग क्यों बनाते हैं? ऑर्डिनेंस हम तब बनाते हैं जब दोनों हाउस से में से एक भी अगर हाउस नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है जो दोनों हाउसेज से बिल को पास करवाना है वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक हाउस से बिल पास करा के मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरा हाउस जब सेशन में ही नहीं है तो वो पूरा प्रोसीजर तो फॉलो ही नहीं हुआ लॉ का। तो जब पूरा प्रोसीजर लॉ का फॉलो नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस हम लोग ऑर्डिनेंस लेके लेके आते हैं। एंड इट इज आल्सो फॉर लाइक, okay, we can discuss ordinance bit more, like under article 123 and 213 to 123 by president, ordinance by president, and under article 213 by governor। ओके, सो ये ऑर्डिनेंस जब आता है तो इसको विद इन 6 वीक बोथ हाउसेज से पास करवाना होता है। और जो ये वीक्स है वो अकाउंट होता है जब दोनों हाउसेज का जो सेशन है वो रिज्यूम होता है। जब सेशन दोनों में दोनों हाउसेज आ जाते हैं, और जो लास्ट जो पहले सेशन आया, सब सपोज करो कि एक सेशन, एक हाउस का सेशन जून में स्टार्ट हुआ है, दूसरे का जुलाई में हुआ है, तो जो 6 में वीक्स काउंट किए जाते हैं वो जुलाई से किए जाते हैं, कि जो लेटर जो रिज्यूम हुआ है वहां से पर्टिकुलरली 6 वीक होंगे, तब है जो वो पर्टिकुलरली विद इन दैट टाइम ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए। और जब पास हो जाता है एक ऑर्डिनेंस, तब उसकी वैलिडिटी है जो 6 मंथ होती है। उसके बाद में या तो उसको वापस पास करना पड़ेगा, अदरवाइज है जो प्रॉपर लॉ लेके आना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ दैट। और ऑर्डिनेंस का फिर यानी कि टोटल वैलिडिटी कितनी हो गई है कि 6 वीक, अगर मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है कि अगर 6 वीक का टाइम तो आपने ऑर्डिनेंस को पास करने में ले लिया और 6 मंथ और लगेगा, तो 6 वीक 6 मंथ है जो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी हो गई। यानी कि कोई भी ऑर्डिनेंस है 6 वीक 6 मंथ से ज्यादा नहीं चल सकता। ओके, इससे कम ही चलेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। देन वी हैव डिस्कस, वी नीड टू डिस्कस द थर्ड स्टेटमेंट। सो दैट ए और बी दोनों गलत हो गए। ओके,
देन मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर, तो ऐसा कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है नहीं। ओके, अ पार्ट ऑफ दैट नेशनल काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। अ पार्ट ऑफ दैट, इसमें जो पर्टिकुलरली जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में ही फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो ये इनसे मिलकर ये बॉडी बनी होती है और इट इज एक्चुअली हाई लेवल बॉडी बिकॉज दैट इवन द प्लानिंग कमीशन और नाउ आफ्टर 2014 नीति आयोग also work under this national development council and it is very important body for examination point of view because national council पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो लेट्स सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसके डिटेल में हम लोग ये सारी बॉडी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 2002 में ये क्वेश्चन आया था। 1995 में देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे क्वेश्चन पूछा है, गवर्नर पे कॉन्फ्रेंस पे पूछा है, जोनल काउंसिल पे पूछा है, इंटर स्टेट काउंसिल पे पूछा है। फ्रॉम 1995 द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दीस टॉपिक्स। ओके, अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से देखते हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस कौन से क्वेश्चन आने वाला है या किस टॉपिक पे आने वाला है। तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी यही क्वेश्चन है जो अभी इस साल जो क्वेश्चन आया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आया है और 1995 में आया था कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। दैट मीन्स की ओके, सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट। सो ये सारी जो डिवाइसेज हैं, सारी बॉडी है वो कॉपरेशन करती हैं अमॉन्ग स्टेट। तो देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, तो इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल आल्सो बिकॉज एक्स्ट्रा लीगल का मतलब लीगल क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी कि ये जैसे लीगल बॉडी है, इस जोनल काउंसिल लीगल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस अगेन एग्जीक्यूटिव है, इंटर स्टेट काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा कि ओके, सो 4 विल नॉट बी देयर, सो 1 एंड 2। सो दैट इज एक्चुअली दैट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल। जोनल काउंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है एक्स्ट्रा लीगल। ओके, एंड जोनल काउंसिल इज एक्चुअली लीगल बॉडी। ओके, सो अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने सारा डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं मैं कि जो जितने भी ये बॉडीज हैं जो 1, 2, 3 है, डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल, ये सारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो नॉन स्टेटरी है, 1952 में ये फॉर्म हुई थी और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ये सारे हैं जिसके मेंबर है। हाई कमीशन बॉडी है ये बिकॉज नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन भी इसके अंडर वर्क करते हैं ना। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है एंड इट इज आल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट्स। सो दैट इज हाउ ये सारी बॉडीज हैं वो किसी ना किसी ईयर में पूछी जा चुकी है। अगेन दैट in 2013 that question arise that national development council, planning commission and zonal council. So you can see that okay, so here it is that following body do not find mention in the constitution। तो कौन सा constitution में mention नहीं है, national development council executive है नहीं है mention, planning commission भी नहीं है, zonal commission, तो all of these three are actually not found mention in the constitution। So that is how you can solve these questions। तो इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुके हैं जोनल काउंसिल पे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे। माय आइडिया इज जस्ट टू कनेक्ट यू एंड मेक यू अवेयर कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप सही से सॉल्व करते तो ये जो इस साल का जो पेपर है वो कितना आपके लिए इजी हो सकता था। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। So in this question, it is given that the Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres, the governor of a state acts in his or her own discretion। क्या Constitution में ऐसा कोई explicitly given है? Explicitly given का मतलब होता है कि dedicated article है क्या कोई Constitution का? तो इसका आंसर है yes, under Article 163। So it is explicitly given that governor's discretion, like appointing CM, dissolving state legislature if any party won't able to prove majority। A part of that, even article number 163 clause 2, it is actually also misused or intentional and it is kind of anti-federal also, like if governor thinks that that there is some dispute between or among between council of minister, CM or that governor, then give governor point of view that governor's stand will prevail, governor's decision will prevail, that governor has that discretionary power on certain matter or not। So that kind of thing, so governor decide करता है कि पर्टिकुलर मैटर है वो उसके डिस्क्रिप्शन में है या नहीं। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई
अलग से कोई इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट या टॉपिक उस तरीके का होता है तो सो दैट इज द थिंग। प्रेसिडेंट के में इस तरीके का पर्टिकुलर डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है, बट यस डेफिनेटली देर आर थिंग्स विच कम अंडर प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन, ऑल्दो फ्रॉम by some Supreme Court judgments, they also got would say that demean. We will discuss that more about in further questions. So let's think more that read the second statement that the President of India can reserve a bill passed by state legislature for the on consideration without being forwarded by गवर्नर। तो क्या बिना गवर्नर के फॉरवर्ड किए अंडर आर्टिकल 200, क्या आर्टिकल 200 actually tells us the governor's discretion about the giving assent to a certain bill. So governor has four choices, president only has three choices, but governor has four choices, like giving assent, reserving the bill, or that returning the bill, and a part of that reserving bill for the president consideration. That fourth condition is actually extra for governor. सो गवर्नर है जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए किसी बिल को रिजर्व करता है और देन सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। सो क्या प्रेसिडेंट है जो गवर्नर को, ऐसा भी कोई बिल है जो गवर्नर को बाईपास करके सीधा प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए? तो जिन्होंने पॉलिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा धुंधला धुंधला ऐसा कुछ माइंड में होगा कि ऐसा कोई सिचुएशन था तो सही जहां पर बिल है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जा रहा था स्टेट लेजिस्लेचर का, और यहाँ पे ही जो यूपीएससी है वो प्ले करता है कि आपको श्योर है या नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली देर देर इज ए कंडीशन वेयर एक्चुअली दैट बिल डायरेक्टली गो टू द प्रेसिडेंट, बट ये जो अंडर आर्टिकल 201 जो ये कंडीशन है वो है रीपैसेज ऑफ बिल की। रीपैसेज ऑफ बिल क्या होता है कि जब 200 अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर जब बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट फिर उस पर सस्पेंसिव वीटो करके रिटर्न करता है, देन अगेन वो ये रिटर्न हुआ प्रेसिडेंट से, ये इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं प्रेसिडेंट और दिस हियर इज गवर्नर। तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को के लिए रिजर्व किया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न किया फॉर कंसिडरेशन, देन स्टेट लेजिस्लेचर उसको वापस से पास करता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करने के बाद में वो जो बिल है वो गवर्नर के पास ना जाके डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो दैट इज, और वही ये इसी चीज पर है जो कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा। सो थिंग इज दैट, तो फिर लेकिन ये जो बिल है वो पहले गया तो गवर्नर के पास ही था, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल गवर्नर के पास में एक भी बार नहीं गया। तो गवर्नर के पास में गया था, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई भी बिल ऐसा है जो बिना गवर्नर के पास गए हुए डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चला जाए। रीपैस अगर यहाँ पे होता रीपैसेज ऑफ बिल लिखा होता मेंशन कि दैट रीपैसेज ऑफ बिल, तो डेफिनेटली गवर्नर के पास गए बिना डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता था। ओके, so that's why that there is no such kind of bill which can be reserved by the president without forwarded by the governor। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है ही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, so that is how this question can be solved। तो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिशनरी पावर पे भी क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि दैट ये डायरेक्टली पूछा गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ही बता दीजिए कि क्या है। ओके, like sending report the president, imposing president rule under article 356, yes it is discretionary power, yes it is। Appointing the minister, is it discretionary power? It is not, because on the advice of CM governor actually appoint portfolios to the ministers। ओके, सो अगर ये मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो वो सीएम के पर्टिकुलर एडवाइस पर ही वो गवर्नर करता है। ओके, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस इट इज। Okay, making the rules conduct the business of state government, so that is not correct। okay, although rules है जो गवर्नर बनाते हैं अंडर आर्टिकल 166 and president at central level under article 100 under article 77। okay, so president और गवर्नर ये काम करते हैं but on the advice of council of minister, so it is not something like, okay, the council of minister at state level and central level। okay, so ये particular so that's why it is not discretionary power। discretionary power is something that individual power that decided by that person himself without
any other advice, that is discretionary power, right? So council of minister की जब advice पे हम कर रहे हो तो वो discretionary power कैसे हुई? Okay, so that's why that fourth statement is not correct. Okay, second is not correct, only 1 and 3, so that's why the answer will be B. So that is how that in 2014 that question was asked, and if aspirants seriously solved previous year's question properly, then definitely they would be able to solve that kind of question which appears in this year's examination. Okay, so that is the thing. पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिशनरी पावर अगर हम लोग और देखते हैं तो दैट मैंने जैसे कि कहा कि अगर पर्टिकुलरली सीएम और पीएम इन द केस ऑफ दैट इफ पार्टी देयर इज अ सर्टेन पार्टी इज नॉट एबल टू project, then governor or president for their discretion can appoint for certain period, then that certain party will project their prime minister or cm candidate. Apart of that, if any party won't able to prove majority, then that president or governor can sustain or continue someone or call someone to form the government or maybe for some time, or can dissolve the house also. So these discretionary power also there. Even the pardoning power was also discretionary power. Although after that Supreme Court judgments, we will discuss that also. So president that pardoning power not no longer discretionary power. We will discuss in further questions. Okay, so question number 55. So in this question, it is asked that separation of judiciary from the executive in public service of state is the directive principle. Yes, it is under article 50. That is DPSP. So that is separation of judiciary is there. Valuing and preserving the rich heritage of the composite culture, the fundamental duties. Yes, it is, and especially that article 51A F. That is this heritage. Prohibition of employment of children below age of 14 years. Fundamental right, yes, it is right against exploitation under Article 24. So direct articles have been asked in this question. So it is an easy question. If you gone through properly with the article, then definitely you can solve this question. So apart of that, these statements exactly I asked in prelims examination in previous years also. So अगर किसी ने previous years question सही से किए होते तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता. लाइक 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं. ओके, सो प्रिजर्व रिच हेरिटेज, यस, अंडर अंडर आर्टिकल, ओके, अभी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं अंडर आर्टिकल 51A F. ओके, protect weaker section from social justice. It is not that fundamental duty, but it is actually the part of directive principle of state policy under Article 46. That that weaker section को जो economic consideration है, that is under Article 46. The directive principle of state policy. Scientific temper, that is article under Article 51A H. That scientific develop scientific. So it is also fundamental duty. Strive towards excellence in all spheres. It is also fundamental duty under Article 51AJ. Okay, so that is how that it was very simple question, and that particularly rich heritage asked in this examination, which was asked in 2012. Okay. Apart of that, in 2017, that question asked that human trafficking, that right against exploitation आपको से direct पूछा हुआ है, जिसमें है कि human trafficking, so it is the right against exploitation, yes, under Article 23, that prohibition of human trafficking. एंड दैट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो आप इस पर्टिकुलर 2025 में पूछा है अंडर आर्टिकल 24, तो ये भी है जो एग्जाम में आया हुआ है. अपार्ट ऑफ दैट अगर हम लोग ये बाकी चीजें का देखें तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, सो इट इज एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी दैट अंडर आर्टिकल 29. So that is, these are actually fundamental rights, but not in fall in the category of right against exploitation. So ये क्वेश्चन पूछा गया है. इसके अलावा जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है वो भी क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है कि दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 50. सो अगर आपने ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होते तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एज इट इज इस एग्जाम में आए हुए हैं. Okay, so question number 56. So with reference to the Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under the fifth schedule, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. Okay, so point here to be noted is total administration. So forget about fifth schedule. How is it possible that the local body total administration को
है जो हैंडल कर सकती है। स्टेट अगर इस यहाँ की टोटल इसके अगर जैसे लोकल बॉडी की जगह, अगर ये लोकल बॉडी की जगह यूनियन गवर्नमेंट लिखा होता ना तो फिर भी एक बार बात समझ आती, पर लोकल बॉडी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एज्यूम कर सकती है, कैसे वो डिजास्टर मैनेजमेंट करेगी, कैसे वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी और मेंटेन करेगी अगर टेररिस्ट अटैक होता है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है, कोई पैंडेमिक एंडेमिक अगर हो जाता है वहां पर, तो वो कैसे हैंडल करेगी। सो इज इट पॉसिबल? सो इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस। ओके, ऑल्दो हम लोग ज्यादा कॉमन सेंस इस पर्टिकुलर पॉलिटी सब्जेक्ट या फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर कोई चीज मेंशन है, इवन समटाइम्स दैट इलॉजिकल थिंग्स आर आल्सो मेंशन्ड, बट इस केस में तो एक कॉमन सेंस भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि लोकल बॉडी क्या ये सारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हैंडल कर भी सकती है। ओके, इट इज फैसिनेटिंग कि हम कहते हैं कि ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबल, दैट दैट डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब कहने की बातें ठीक है, बट द थिंग इज दैट लोकल बॉडी इज नॉट एबल टू control everything. That's why we need union, that union of state, that is Bharat. Okay, that's why we need. Okay, so thing is that, so it is kind of vague statement. Okay, okay, the second statement is union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of one, and that's what I'm telling, that union government अगर सारा administration ले रही है तो ये बात तो फिर भी समझ आती है कि union government will handle that, but how local body can handle that? Okay, it maybe you can call it that anti-federal or something, but the thing is that it is not possible for local body to administrate the total administration of certain area. Okay, so maybe that may you that case like ACVR call it that quasi-federal or something, and Granville Austin then supported that by calling it sui generis. But so these are just theories that but in practicality that decentralization or something, it is not properly can it is properly administer certain area. Okay, so in this case that second statement will be correct. ओके, आपको ये भी मैं चेक करना है कि कहीं पे रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं पूछा हुआ है। ओके, सो देयर इज नो सर्टेन सर्टेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन टिल नाउ। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन है। फिफ्थ शेड्यूल इवन यूपीएससी का काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक है। फिफ्थ शेड्यूल पे क्वेश्चन आता ही है, लाइक 2019 में और भी कई डिफरेंट ईयर्स में फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ है, लाइक ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज माइनिंग भी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, कौन से आर्टिकल शेड्यूल में है, देन फिफ्थ शेड्यूल, इवन इन सिक्स शेड्यूल। सो थिंग इज दैट कि फिफ्थ शेड्यूल पे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। अपार्ट ऑफ दैट ये जो जुडिशियल जजमेंट है समाथा वर्सेज आंध्र प्रदेश, तो इसमें पर्टिकुलरली फिफ्थ शेड्यूल को अपहेल्ड किया गया है कि इस तरीके से जो माइनिंग है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड। Okay, so question number 57, that even boards are very important. So in this question, you may see that okay, this is out of context, बट बोर्ड पर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अपार्ट ऑफ दैट अगर हम लोग कभी कभी है जो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, लाइक ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव बोर्ड है, ठीक है, लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, फॉर रेगुलेटिंग दोज थिंग्स। सो ये किस मिनिस्ट्री में होना चाहिए? अगर ये जो इस तरीके के जो मेटल वाला जो वर्क है जो ये सारा, तो इवन ऑब्वियसली ये एमएसएमई की तो बस की बात नहीं है। ये ऑटोमोटिव मोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह इस तरीके के जो हैवी जो मशीनरीज हैं, तो हैवी इंडस्ट्री में ही मिनिस्ट्री ये इसको हैंडल कर सकती है। ओके, या कोयर है, कोयर बोर्ड यानी कि जो ये नारियल की छाल होती है, तो उससे जो पर्टिकुलर जैसे कुछ ना प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक रोप मैट, तो ये काम है। अब ये हैवी इंडस्ट्री तो नहीं करने वाली इस तरीके के काम, ये इतना हैवी होता नहीं है ये नारियल की जो छाल होती है। सो थिंग इज दैट कि कोयर बोर्ड को है जो ये स्मॉल इंडस्ट्री हैंडल कर सकती है। ओके, एंड देन देयर इज अ ट्रेड इंफॉर्मेशन। So trade से related, like commerce is also trade related. So it is not something that you can answer it without having any knowledge. But अगर थोड़ा सा लॉजिक करे तो थोड़ा हमको ये नहीं, भले ही ना पता चले कि ये पर्टिकुलर जो बोर्ड है वो किस इंडस्ट्री में होगा, बट हमको एटलीस्ट ये तो थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि ये किस इंडस्ट्री में नहीं होगा। कोयर बोर्ड हैवी इंडस्ट्री में कैसे हो सकता है? या फिर ऑटोमोबाइल है, ये तो चलो फिर भी कॉमर्स इंडस्ट्री में हो भी सकता है, बट ओके। सो थिंग इज दैट कि कॉमन सेंस आप लगा, इट इज अप टू यू कि अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं एग्जाम में, इफ यू आर नॉट इफ यू हैवंट गॉन थ्रू प्रॉपरली विद दिस टॉपिक। ओके, सो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो ये सारे जो करेक्टली मैच की आ रही है, तो एक्चुअली नन ऑफ देम एक्चुअली करेक्टली मैच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एग्जाम में आना ही आना है।
because it is related to Article 368, that is amendment, constitutional amendment. Even that Article 368 is that much important that a separate part is allotted to this article only. That part 20, only 368 article is there. Only one article in this part. Okay, so that much important it is. तो क्या है कि दैट पर्टिकुलर हमारे पास में थ्री टाइप की सिचुएशन है और कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रेस्पेक्ट टू विच अबाउट द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर of not less than one half of the state is required before presenting the bill for president of India for assent. Okay, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी है दैट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी दैट इज एक्चुअली मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट्स और टोटल मेंबरशिप. तो इसके अलावा भी हाफ स्टेट्स हैं उनसे भी ये रेटिफाई होना चाहिए. तो हमने जो जिन्होंने थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज, जिनको थोड़ा इनिशियल नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते करते हैं ना, उनके पास में है कि हाँ अगर कोई फेडरलिज्म से प्रिंसिपल से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो हाफ स्टेट से रेटिफाई होना चाहिए. ओके हमको, लेकिन आर्टिकल 368 इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका एक एक क्लॉज एक्चुअली आपको अच्छे से स्टडी किया हुआ होना चाहिए. इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवन जो आर्टिकल 368 में जो 5 क्लॉजेज है उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है. ओके हम लोग देखते हैं कि यूनियन लिस्ट और ये जो 7 शेड्यूल है डेफिनेटली कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म एंड ऑल. देन एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, सो दिस इज आल्सो अंडर दैट फेडरलिज्म प्रिंसिपल. बट द थिंग इज दैट गवर्नर्स ऑफिस, तो अगर हम लोग ये बोलें कि फेडरलिज्म प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी चीज है वो उसको आपको स्टेट से रेटिफाई करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. ओके 368 आर्टिकल में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, बस उन्हीं पर ही हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए. इवन लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर तो स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट पे रेटिफिकेशन नहीं चाहिए. ओके सो इट इज नॉट समथिंग कि यहाँ बस एक शॉर्टकट मेमोराइज कर लें कि फेडरल प्रिंसिपल है तो हाफ स्टेट से रेटिफाई होना ही है. तो दिस इज नॉट द केस. सो अगर इसका जो इन डेप्थ नॉलेज किसी को था और जिसको जस्ट एक ये पर्टिकुलर इस तरीके की कंफ्यूजन नहीं था कि ठीक है ये फेडरल प्रिंसिपल है, लेकिन थिंग इज दैट कि ये 368 आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो भी आप इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करते. अदरवाइज इसको आपने काफी स्टूडेंट्स ने इसको जस्ट बिकॉज इट इज सीम्स दैट फेडरल इफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, तो काफी एस्पिरेंट्स ने इसको करेक्ट किया होगा. सो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट. ओके सो हम लोग ये 368 को थोड़ा और देख लेते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. सो हर टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से. So we will discuss more question related to it. Let's see first that okay that article, this article is that much important like clause 1 कि जो particularly कौन सा एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाएगा. दैट एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर. तो वो पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया जाएगा तो वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाएगा. इस पर ही सिर्फ ये क्लॉज 1 का एज इट इज क्वेश्चन है जो 2025 प्रीलिम्स में पूछा गया है. That is the parliament may amend any provision of the constitution by way of addition, variation and repeal. So clause 1 as it is है जो एग्जाम में आ गया है. So I'm just trying to say that there are certain articles which are that much important that even you need to study those articles carefully and even जितने भी clauses हैं उसके वो भी सारे important हैं. Okay. अपार्ट ऑफ दैट हम ये लोग देखते हैं कि जो स्टेट रेटिफिकेशन की जो बात हो रही थी हाफ ऑफ द स्टेट, तो उसमें ये जो 5 कैटेगरीज हैं अंडर क्लॉज 2 वही आता है. जैसे कि अंडर आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 55 दैट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन with single transferable vote. Okay, so this is the system adopted in president election from Irish constitution. And article 73, it is actually the extension of central executive power. And article 162, it is the extension of state executive power. So definitely this particular power, that executive power distribution is mentioned in 73 and 162. And article 241, that is the high court of union territories. Apart of that, chapter 4 of part 5, that is supreme court related provisions. Chapter 5 of
Part 6, that is High Court related provisions, and Chapter 1 of Part 11, that is the relations between center and state, that legislative relations, center and state. So अगर इन प्रोविजंस के में हम लोग कुछ भी अमेंडमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दीज provisions will required, or these amendments will require, the amendment in these provisions required that ratification by the half of the state. Apart of that, the provisions of this article itself, that articles 368, यानी 368 में भी अगर अमेंड करना है आपको, आपका प्रोसीजर चेंज करना है, तो आपको इसमें जो पर्टिकुलरली जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, दैट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट मीन्स द मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके अलावा आपको अंडर आर्टिकल 368 अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं प्रोसीजर्स में, अमेंडिंग प्रोसीजर में, तो भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिएगा, और रेटिफिकेशन होता है वो इवन सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ओके, सो रेटिफिकेशन हो गया, अप्रूव हो गया, एग्री हो गया, ये एक ऐसे वर्ड हैं जो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, दैट मीन दैट 50 मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो ये एक्चुअली पूरा प्रोसीजर है 368 आर्टिकल का, जो कि 1 और 2 में मेंशन किया है कि क्लॉज 1 में मेंशन किया है कि क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर या क्या एक्टिविटी है जो अमेंडमेंट कंसीडर की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्लॉज 2 में प्रोसीजर बताया हुआ है। देन क्लॉज 3, ये जो क्लॉज 3 है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, और ये है जो पर्टिकुलरली 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्लॉज 3 ऐड किया गया, और उसके अकॉर्डिंग जो क्लॉज 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसको है जो बताया गया, उसमें पर्टिकुलरली ये मेंशन किया गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड करके कि जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो जो लॉ की डेफिनेशन क्लॉज 30 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की डेफिनेशन दी है, वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ पर, अमेंडमेंट बिल पर है, जो एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 को ओवरराइड कर सकता है। अगर कोई आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई लॉ, कोई कस्टम, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स जो भी हैं, वो अगर पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, और दैट द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी, वो है जो पर्टिकुलर लॉ है वो इनवैलिड हो जाता है। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, जितना सीवियरेबिलिटी है, जितना ब्रीच हो रहा है, उतना उस एक्सटेंट तक वो नल एंड वॉइड हो जाएगा लॉ। लेकिन 13 क्लॉज 4 ऐड किया गया, और उसमें बताया गया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, और वो आर्टिकल 3 को भी, पार्ट 3 को, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को भी अगर इनकन के साथ में भी अगर इनकंसिस्टेंट है, तब भी वो इसका नल एंड वॉइड नहीं होगा। दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 4। और यहाँ पर है जो 368 क्लॉज 3 ऐड किया गया। तो ये दोनों जो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 3, दोनों 24th अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नाउ दैट क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 और आर्टिकल 368, ओके, सो ये भी पर्टिकुलर जो क्लॉजेज हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए। ओके, तो ये हालांकि प्रेजेंट स्टेटस इनका जो है वो ये है कि ये रिपील कर दिए गए हैं प्रेजेंटली, बोथ क्लॉजेज आर रिपील्ड। और ये रिपील्ड कब किए, कैसे किए गए? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी कि 2 साल तक ये क्लॉजेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, और उसके बाद में जो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गई, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक्चुअली काफी सारे जो डिस्टॉर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट की वजह से किए गए थे, वो काफी वापस से रिज्यूम किए गए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पर्टिकुलरली क्या प्रोविजन है और क्यों ये रिपील किया गया, या फिर इसके क्या क्राइसिस हुए थे। तो सेक्शन 55 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो पार्लियामेंट के पास में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है, और वो किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर क्वेश्चनेबल नहीं होगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 368 क्लॉज 4, पार्लियामेंट गॉट दैट इनफाइनाइट एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट गॉट full power to amend the constitution, or कोई judiciary will play no role. Judiciary will have no power in this particular type of legislation, or that particular amending power of the parliament. Judiciary will have no control.
सो ये जो जुडिशरी की जो पावर है उसको पर्टिकुलरली जो जुडिशियल रिव्यू है, चाहे जो आर्टिकल 13 से आता है कि दैट judiciary has power to invalidate certain law if it is inconsistent with the fundamental right mentioned in part 3। तो वो जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर आती है वो जुडिशरी से इस पर्टिकुलर अमेंड क्लॉज में अमेंडिंग बिल से रिलेटेड है, वो वापस से जुडिशरी से ले ली गई, हटा दी गई। अपार्ट ऑफ दैट ये जो क्लॉज 5 भी इसके लिए और क्लैरिफाई करने के लिए दिया गया कि पार्लियामेंट है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, एंड ये पर्टिकुलरली पार्लियामेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो अमेंडमेंट बिल में क्या करे क्या नहीं करे, दैट अनलिमिटेड पावर है जो पार्लियामेंट के पास में, देर इज नो लिमिट टू अमेंड। तो ये एंड बिकॉज अच्छा, तो ये इसमें ये था कि एक तो पहली बात ये 44 अमेंडमेंट एक्ट से है जो इनको रिपील कर दिया गया। अपार्ट ऑफ दैट क्योंकि ये क्लॉजेज हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड तो हो गए थे, पर 1974 में ये केस हुआ था। ओके, आई यूज दैट डिफरेंट कलर। दैट इज मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस। तो ये जो मिनर्वा मिल केस था वो जो रजिस्टर हुआ था वो 1974 में हुआ था, पर इसका जो जजमेंट आया था वो आया था 1980 में। ओके, सो थिंग इज दैट कि बिकॉज ऑफ दैट दैट कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर, सो थिंग इज दैट कि ये ऐड तो हो गए। अब जुडिशरी के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी क्लॉज को वापस से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दे अगर वो ऐड हो गया, तो जुडिशरी के पास में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं होती है, वो किसी लॉ को इनवैलिड कर सकता है। बट वो अगर कोई लॉ है जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो चुका है, ओके, तो वो उसको फिर हटा नहीं सकता है। इस वजह से जब मैंने इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से उनको दो क्लॉजेस को हटाया तो गया, और जुडिशरी ने क्या किया कि एक पर्टिकुलरली ये मिनर्वा मिल केस में ये वापस से ये रिज्यूम किया कि जुडिशरी के पास पावर है और वो है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग ही बे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग ही पार्लियामेंट किसी अमेंडमेंट को कर सकती है। ये जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली जो आया था जजमेंट, ये जजमेंट दिया गया था 1973 में केशवानंद भारती केस में। तो ये 1970 के एक्चुअली 1973 में जो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था, उसी के रेस्पॉन्स में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये क्लोज ऐड किए गए थे, क्योंकि 1973 जो एक फाइट चल रही थी, कंटिन्यूस फाइट चल रही थी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कि पार्लियामेंट के पास में कितनी पावर होनी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, सो फंडामेंटल राइट्स को इवन अमेंड करने के लिए। तो एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जुडिशरी का कि केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पार्लियामेंट ना टच करे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन को कोई है जो डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, कोई अबोलिश नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। और इस केस के अगेंस्ट में ये प्रोविजंस लाए गए थे, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। एंड फिर अगेन दैट जुडिशरी ने 1980 में मिनर्वा मिल केस में वापस से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसी को ही फाइनल जो एक प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश कर दिया। द थिंग इज दैट कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है या अमेंडमेंट में कितनी पावर है, ये एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये टाइम बीइंग ये इवॉल्व हुआ है ये कॉन्सेप्ट। सो राइट नाउ द थिंग इज की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रिवेल करता है, पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है अमेंडिंग की कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सारी जो चीज है, आई डिस्कस दिस आर्टिकल इन डिटेल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, एंड इवन इट्स क्लॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज बिकॉज डायरेक्ट क्लॉजेज से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोगों ने देखा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है इंडियन पॉलिटी में कि दैट गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ द exercise and performance of the powers and duties of his or her office. Yes, it is correct. Under Article 361, that is actually that Part 19, जो miscellaneous जो clauses है ना, इनमें particularly 361 में प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख, इनको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है कि पर्टिकुलरली ये जो भी करते हैं ऑफिस में कुछ देखते हैं तो ये पर्टिकुलरली किसी कोर्ट में, तो इट इज काइंड ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ। Okay, no criminal proceedings continued against the governor during her term. That is also mentioned in 361. Okay, members of state legislature are not liable in any proceeding, any court, respect to anything said within the house, even said, voted, discussed, and so ये भी एक्चुअली जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए।
एवं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो इन दोनों के लिए ही ये जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल, जैसे कि अंडर स्टेट लेजिस्लेचर में अंडर आर्टिकल 194 एंड फॉर एमपीज अंडर आर्टिकल 105। तो इन जो ये दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 105 में और स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए के लिए 194 में ये पर्टिकुलरली इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है कि दैट मेंबर्स जो हैं वो अगर कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, वॉट एवर दे से विल नॉट बी कॉल्ड और डिस्कस इन एनी कोर्ट। So all statements are correct. So answer will be 1 and 3. So that is the parliament powers and privilege of the, and in that particular article that it is mentioned that whatever that member of legislative assembly under article 194, that whatever they do, that will not be discussed in any court. Article 361 I have already explained. So that article 60, question number 60, that production of crude oil, refining, storage and distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, production of natural gas. How many of the above activities are regulated by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board? Okay, so ये particularly जो ये board है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को रेगुलेट कर रहा है। ओके, सो इट हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग, सो प्रोडक्शन का जो चीज होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, चाहे वो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो, क्रूड ऑयल का हो, तो वो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर रहा है, मार्केटिंग को रेगुलेट कर रहा है। सो इसमें हो जाएगा ओनली 2 ऑप्शन। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलरली एक एक्ट है, दैट इज पेट्रोलियम ऑफ नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। सो इसमें पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि दैट ये जो पेट्रोलियम गैस रेगुलेटरी बोर्ड है वो रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इसको एक्सक्लूड कर दिया है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को। सो थिंग इज दैट कि ये बोर्ड है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, रिफाइनिंग करना है, बस प्रोसेस करना है, स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केटिंग करना है और सेल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। सो क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सो ये एक्चुअली दैट कोर पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, so it is kind of the part of governance and government scheme. So I just included in this in this my section. So इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप ये अपने लॉजिक से नहीं दे सकते हैं। अगर आपको उन्हें पर्टिकुलरली इस तरीके की चीज कवर की है तभी आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि पर्टिकुलर जो स्कीम है उसमें क्या प्रोविजंस हैं, तो इट इज नॉट समथिंग कि आप बहुत ज्यादा गैस कर पाएंगे इनमें, क्योंकि जो पर्टिकुलरली जो कंडीशन मेंशन होती हैं स्कीम में, सो वी कैन डू नथिंग अबाउट दैट। ओके, वो थोड़ी बहुत है जो एक्सटेंडिंग भी हो सकती हैं, तो वी कैन नॉट एक्चुअली फिगर आउट बाय द लॉजिक ओनली। ओके, तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें, द टारगेट द इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ ऑफ सोलर रूफटॉप पैनल। तो ये जो एक्चुअली पीआईबी में जो ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में था ना, तो इसकी हेडिंग ही यही थी कि ये 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाना है इसे। तो दैट इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Ministry of New and Renewable Energy aims to impact training on installation, operation, maintenance, repair of solar rooftop system grassroots levels. Okay, definitely अगर आप घरों पे लगाओगे तो ऑब्वियसली जो लेमैन है उसको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे तो इसको ऑपरेट करना है, इंस्टॉल करना है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो गवर्नमेंट की जो बॉडी होगी वो ट्रेनिंग और वो जो सारा चीज है वो देखेगी, असिस्ट करेगी। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री हो सकती है ऑब्वियसली, जब ये सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री है, वही तो करेगी ऐसा। ओके, बट अगेन इट इज नॉट समथिंग मिनिस्ट्री कोई जैसे ये ट्रेनिंग एंड उस तरीके की मिनिस्ट्री भी हो सकती है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स टाइप में ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग में, या फिर दैट कॉमर्स एंड ट्रेड टाइप की मिनिस्ट्री भी हो सकती है, बिकॉज इट इज आल्सो कमर्शियल दैट एनर्जी, सो यू कैन नॉट गैस अबाउट इट। ओके, बट यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। It aims to create more than 3 lakhs skilled manpower through fresh skilling and upscaling. So it is also very much अगर मैं यही कहूंगा कि ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक डेटा है इसको किस तरीके से आप एग्जैक्टली मेमोराइज करेंगे। ओके, सो इट इज नॉट 3 lakhs, इट इज एक्चुअली 17 lakhs। ओके, सो दैट आंसर विल बी 1 and 2। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली पीआईबी दिल्ली में ये 5 दिसंबर 2024 को ये पोस्ट हुआ था कि टारगेट 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन बाय 2027। इसका है जो पर्टिकुलरली हाउस होल्ड सेविंग इनकम में जनरेशन भी, इनकम जनरेट भी होगी, एक्सटेंशन ऑफ सोलर कैपेसिटी, एनवायरमेंट बेनिफिट होंगे, जॉब क्रिएशन होगी, वो होगी 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स। ओके,
So that is the thing. So that my point is to discuss this question is just to provide you the particularly that how you will approach this kind of question. If you are well aware of any government scheme, only then you actually approach these type of questions. Okay, so next question is question number 86 in that set A paper. So statement with regard to pardoning power of the president. ओके सो पार्डनिंग पावर जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट हैड मच ग्रेटर पावर डिस्क्रिशनरी पावर बट टाइम बीइंग दोज पावर्स गॉट डाइल्यूटेड आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ इट इज so like the exercise of this power of the president can be subject to a limited state judicial review. Yes, it is correct. The president can exercise this power without the advice of the central government. It is not correct. Actually, because president cannot exercise this power without the advice of central government, because of that only that it came under that judicial review, that limited judicial review. Otherwise, जो जुडिशरी है वो प्रेसिडेंट के जो डिसीजन है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है. अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी देखें तो प्रेसिडेंट के काफी नीचे सीधे आ जाता है. ओके सो दैट इज द थिंग कि जुडिशरी है जो के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट के वो उसको डिसीजन को क्वेश्चन करो. बट थिंग इज दैट कि जब प्रेसिडेंट ही अपने डिस्क्रिप्शन से नहीं होके और एडवाइस ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जब पार्डनिंग पावर हो गई है तब तो ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू बनता है क्योंकि इट कैन बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड. प्रेसिडेंट टू बी कंसीडर एज दैट अ पॉलिटिकल पर्सन. ओके जब एक बार पर्सन है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच जाता है तो फिर है जो वो पर्टिकुलर किसी पार्टी या फिर आइडियोलॉजी का नहीं होता है. ओके सो इट ही इज एक्चुअली डी जुरे authority of state that India and it is also first citizen of India. So हम ये नहीं कह सकते कि that president is biased. But the thing is that कि जब president ही council of minister की advice पे वर्क कर रहा है तो council of minister तो political है ना, उनकी तो एक particular ideology है. ये malefic intention भी हो सकते हैं वो अपने जो भी particular vote bank हो उसको push करने के लिए anything. So that is why तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो particular चीजें हैं वो कैसे evolve हुई हैं. तो ये evolve ऐसे हुई है कि जो particularly जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है लाइक प्रेसिडेंट है जो विदाउट ये जो पर्टिकुलर ये जो जजमेंट है स्टेटमेंट 2 वो पहले आया और इसी की वजह से फिर दूसरा स्टेट ये रूल आया. पहला रूल तो ये जो पर्टिकुलर केस है दैट इज इन 1980 मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये जो केस था इससे मैं पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट प्रेसिडेंट नीड टू एक्सरसाइज दिस पार्डनिंग पावर इन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जब क्योंकि वो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कर रहा है तो इंटेंशन मालिफिक भी हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट अनदर जजमेंट दैट इज 1989 दैट इज कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये इस पर्टिकुलर इस केस में है जो ये रूलिंग आई कि डेफिनेटली इट विल हैव लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. ओके सो इट इज नॉट समथिंग कि वो पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट या फिर उनकी जो इंटेलेक्चुअल है या फिर उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं. इट इज जस्ट टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी ऑफ मालिफिक इंटेंशन और एनीथिंग लाइक दैट. अदरवाइज जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट. ओके सो अगर आपको ये इसको मेमोराइज भी करना है इन डिसीजन को तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दैट मारू तो ये जो पर्टिकुलर जो डिस्क्रिशनरी पावर थी प्रेसिडेंट की उसको मार दिया गया, मारू वाले केस में मार दिया और उसके बाद में 1989 में प्रेसिडेंट की जो पावर थी उस पर कहर डाल दिया. सो दैट इज हाउ दैट यू कैन आल्सो मेमोराइज. So that pardoning power actually mentioned in Article 72 and whatever I have discussed it is written here. So the next question is the resolution of the House of the People. The Speaker shall not vacate office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. It is right statement. Okay, we will discuss. Second statement, according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his or her political party immediately. It is not correct. The Speaker of the House of the People may be removed from his or her office by a resolution of the House of the People passed by majority of all the members of the House, provided the no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution. It is correct. Okay. सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है कि स्पीकर हाउस है रीजन बिहाइंड दैट कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद में भी जो स्पीकर की पोजीशन है वो इंटैक्ट रहती है. स्पीकर तब तक अपनी पोस्ट को वेकेट नहीं करता है जब तक कि कोई दूसरा स्पीकर ना आ जाए और दूसरा स्पीकर तभी आएगा जब नई लोकसभा है जो वो वापस से रिज्यूम होगी. दैट न्यू इलेक्टेड लोकसभा विल बी देयर.
अपार्ट ऑफ दैट ये फर्स्ट मीटिंग में क्यों वेकेट हो जाती है? फर्स्ट मीटिंग में एक्चुअली प्रेसिडेंट है वो प्रो टर्म स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। और ये जो प्रोटम स्पीकर हैं वो क्या होते हैं? जो सीनियर मोस्ट होते हैं, सीनियर मोस्ट एमपी। सीनियर मोस्ट एमपी का मतलब होता है कि दैट लॉन्गर ड्यूरेशन जिसने सर्व की हो एज एमपी, सन सर्व्ड एज एमपी, दैट इज ओके। इट इज नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद एज। सीनियर का मतलब यहाँ पे एज नहीं है। ओके, सो प्रोटम स्पीकर है, और ये जो प्रोटम स्पीकर है उनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है कि पर्टिकुलरली जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो न्यूली इलेक्टेड हैं उनकी ओथ को एड्रेस करना, उनकी ओथ करवाना है जो प्रोटर्म स्पीकर का काम है। इसके बाद में फिर ये जो प्रोटर्म स्पीकर है वो है जो स्पीकर के इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं। स्पीकर इलेक्शन होता है को है जो ये प्रोसीजर बना करवाते हैं। एंड देन स्पीकर इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद में हमको स्पीकर और डीवाई स्पीकर है वो हाउस को में अपॉइंट होते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द प्रोसीजर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ओके, ये जो प्रोविजन है कि स्पीकर एक बार आ गया तो उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी से इमीडिएटली, ये एक्चुअली यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, बट इट इज नॉट प्रिवेलिंग इन इंडिया। ओके, बट यस ऑब्वियसली स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम पार्टी, बट इट इज एक्चुअली नेचुरल, इट जनरली नॉट डन। ओके, स्पीकर का जो रिमूवल है, एनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रिमूवल है वो है जो द देन मेंबरशिप ऑफ हाउस। द देन मेंबरशिप इट इज एक्चुअली द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि जो टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस है उसमें से जो वैकेट सीट हम लोग जो जब डिडक्ट कर देंगे तो जो पर्टिकुलर मेजोरिटी है उसका मोर देन 50% है, तो दैट इज एक्चुअली द देन मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो उसके उससे होता है, और 14 डेज का है जो नोटिस दिया जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है वो स्पीकर, डीवाई स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डीवाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो ये सब पे ये पर्टिकुलर प्रोसीजर ही एप्लीकेबल है। इवन जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो भी पर्टिकुलर 14 डेज नोटिस में होता है, हालांकि उसमें जो मेजोरिटी होती है वो अलग होती है। तो इन अंडर आर्टिकल 61 आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट अंडर आर्टिकल 61 तो वो होती है जो दैट टू थर्ड ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो ये इट इज एक्चुअली द टफेस्ट मेजोरिटी। उसमें है जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, बट थिंग इज दैट कि उसके लिए भी 14 डेज का है जो नोटिस मिलता है। इवन द वन फोर्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंटेड एक्चुअली मूव दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट impeachment. So anyhow, so this is the thing, जो ये जो पर्टिकुलर थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ओके, सो पर्टिकुलर जो पार्लियामेंट में अगर बात करें तो ये अंडर आर्टिकल 94 है। ओके, ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो 2018 में आया हुआ है स्पीकर से रिलेटेड, लाइक स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। क्या मेंबर ऑफ द असेंबली होना जरूरी है? तो मेंबर ऑफ द असेंबली होना तो जरूरी है। अगर आपकी मेंबरशिप ही चली गई तब तो फिर आप कैसे स्पीकर रह पाओगे? Whenever the legislative is devolved, shall vacate his office immediately. It is not correct. रीजन बिहाइंड दैट कि लोकसभा या फिर राज्यसभा की ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व तो होगी, लेकिन स्पीकर की मेंबरशिप खत्म नहीं हुई है। स्पीकर ऑफिस इज द कंटिन्यू ऑफिस। ओके, सो द थिंग इज दैट द आंसर विल बी वन ओनली। सो दिस इज एक्चुअली मेंशन इन आर्टिकल 179। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्पीकर रिमूवल है वो अंडर आर्टिकल 179 है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर का है तो वो है अंडर आर्टिकल 94। The next question is, if any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under a 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Ministers shall be present. It is wrong because it is not the President but the Speaker. Okay, in 10th schedule that actually Speaker got that particular power to decide that whether that particular MP breached the that particular clauses mentioned in 10th schedule. कि अगर स्पीकर ने लाइक जो 10th शेड्यूल का जो बेसिक जो रूल्स हैं, जैसे कि किसी पार्टी मेंबर के लिए रूल जो है, पार्टी मेंबर का रूल है कि वो किसी और पार्टी में अगर चला जाता है, अनदर पार्टी ज्वाइन करता है, या फिर उसकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो करता है, या फिर वोटिंग है जो पर्टिकुलरली अगर इन द केस ऑफ विप है जो किसी और अनदर पार्टी को, जो अपोजिशन पार्टी को अगर सपोर्ट कर देता है, तो इन केस ऑफ दैट उसकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो चली जाती है। ओके, सो द 10th शेड्यूल एक्चुअली जस्ट टेक अवे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो ये जो हाउस की जो मेंबरशिप है इवन पार्लियामेंट की, इट इज सेम थिंग।
तो वो जो पर्टिकुलरली वो चली जाती है इस पर्टिकुलर 10 शेड्यूल में. सो इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट इज जस्ट गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन. दैट इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. The 10th schedule got added just to avoid the situation like hung parliament. ओके, सो ये पार्टी मेंबर का है, जैसे कि अनदर पार्टी से पर्टिकुलरली वो कर लेता है तो ज्वाइन कर लेता है, उसकी आइडियोलॉजी या उसके अकॉर्डिंग वोट करता है. इन केस ऑफ विट तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है. अगर कोई नॉन पार्ट दैट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी तो भी उसकी मेंबरशिप चली जाती है. और द थर्ड थिंग इज की जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड कहाँ कहाँ पर होते हैं? राज्यसभा में होते हैं. प्रेसिडेंट है जो नॉमिनेट करते हैं कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स को इन राज्यसभा. क्या ये नॉमिनेशन लोकसभा में भी होता है? लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेट किया करते थे प्रेसिडेंट, बट द थिंग इज दैट वो रिमूव हो चुके हैं अंडर दैट 104th अमेंडमेंट एक्ट. 104 में जो ये दो एंग्लो इंडियन है वो लोकसभा में नॉमिनेट हुआ करते थे, वो अब नहीं होते हैं. ओके, सो सिर्फ राज्यसभा में ही अभी नॉमिनेट होते हैं. और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो विद इन 6 मंथ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ओके, विद इन 6 मंथ्स. बट इन 6 मंथ्स के बाद में आफ्टर दैट कांट ज्वाइन. आफ्टर दैट आफ्टर कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पार्टी. ओके, विद इन 6 मंथ करेंगे तब तो उनका है जो मेंबरशिप नहीं रिमूव होगा. लेकिन अगर उन्होंने 6 मंथ के बाद में ज्वाइन की है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो दे विल फेस द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द मेंबर टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दैट इज द थिंग अगेन. सो देर इज नो मेंशन इन द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी. हम लोगों ने एक्चुअली इतना 10 शेड्यूल डिस्कस किया है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी इतनी बार मैंने डिस्कस किया है. सो इट इज नॉट समथिंग के नो मेंशन इन पॉलिटिकल पार्टी. तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई एक्चुअली आई डिस्कस दिस 10 शेड्यूल. सो थिंग इज कि दोनों ही गलत हैं. सो विच करें तो नाइदर वन है नॉट टू. So anti-defection law is also kind of favorite topic of UPSC and multiple times in prelims examination UPSC asked questions related to anti-defection law. जैसे कि 2000 ये 1998 में आया, 2014 में आया, 2022 में आया. इवन सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है या फिर कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है. तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं. 2022 में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल पूछी गई है और 2025 में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या पूछा गया है. So the law specify that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. It is wrong statement actually. Within 6 months है जो nominated member है जो join कर सकता है, after नहीं कर सकता है. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide the defection case. Yes, it is correct. Okay. So इस पे भी जुडिशरी के कुछ जजमेंट हैं, जैसे कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है. इट इज करेक्ट. बट ये जो जुडिशरी है उसके कुछ जजमेंट है लाइक की होतो होलोहन केस, मोहन केस. And that second is नाबम राबिया. की हो तो ओलन केस का मतलब इसमें है जो जो स्पीकर के पास में भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है. मे बी देर इज मालिफिक इंटेंशन ऑफ स्पीकर. यस, बिकॉज द स्पीकर इज आल्सो द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओनली ना. इट इज नॉट द न्यूट्रल गाइड. दैट सो की हो तो ओलन केस में है कि जो पर्टिकुलरली जो स्पीकर की जो जुडिडिक्शन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को डिसाइड करने की या ये डिसाइड करने की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डिफेक्शन किया है नहीं किया है, उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. सो इट इज एक्चुअली केम अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्पीकर डिसीजन for disqualification of any MP. Okay, and Nabam Rabia case actually also struck down the or dilute the authority of speaker. How? कि नाबम राबिया केस में क्या हुआ था कि दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास हुआ था कि अगर स्पीकर की ही दैट रिमूवल मोशन है वो चल रही है, स्पीकर को ही रिमूव किया जा का है जो पर्टिकुलर, तो स्पीकर इन दैट आफ्टर दैट स्पीकर कैन नॉट डिसाइड. अच्छा, अभी स्पीकर रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ मोशन चल रहा है, दैट प्रोसीजर चल रहा है ये, और 14 days नोटिस दे दिया गया है स्पीकर को. सो 14 days नोटिस अगर स्पीकर को दे दिया गया है, रिमूवल का जो मोशन है वो प्रोसीजर चल रहा है, तो इस केस में है जो स्पीकर के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि तो स्पीकर विल नॉट हैव अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई एनी एमपी.
ओके, तो ये भी एक नाबम राबिया केस 2016 में ये केस आया था। तो इसमें ये पर्टिकुलरली जजमेंट प्रो हुआ। ऑब्वियसली बात है कि अगर स्पीकर का रिमूवेशन है और वो स्पीकर है जो डिस्क्वालीफाई कर रहा है मेंबर्स को, दैट मीन्स कि वो तो उन लोगों को मैं डिस्क्वालीफाई कर लेगा ना जो उसके पर्टिकुलर अगेंस्ट होंगे। सो इट इज काइंड ऑफ दैट पार्शियलिटी इज देयर। सो ये इम्पार्शियल प्रोसीजर तो होने वाला नहीं है। सो दैट इज द थिंग। सो दैट इट इज अबाउट दैट होल दैट एंटी डिफेक्शन लॉ कि वो तो उनके 1992 में आया था और नाबम राबिया केस 2016 में आया था। एंड वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलरली that anti-defection law that mentioned in this particular slide. Okay, so next question. Statement 1, India state governments have no power for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Okay, state government who have no power. So it is not the thing. Actually, state government only has the power. Okay, state government only has the power. तो जो है उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, तो इट इज इनकरेक्ट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर रिलेवेंट लॉज। यस, इट इज करेक्ट। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो माइनर मिनरल को की लिस्ट होती है पर्टिकुलरली कि माइनर मिनरल कौन कौन से हैं जो माइनर मिनरल्स हैं, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट विल हैव ओनली द पावर टू मेक रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर माइनर मिनरल्स। ओके, सो इन दिस केस दैट स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट। सो दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट। माइनर मिनरल्स देख लेते हैं कि जो माइनर मिनरल्स हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द माइनर मिनरल एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957 डिफाइंस दैट माइनर मिनरल्स क्या होते हैं। माइनर मिनरल लाइक स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड, एनी माइनर मिनरल दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर। स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ दीज मिनरल्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रूल्स रिलेटेड टू देयर ग्रांट। दैट सो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास में भी ये पावर होती है। सो इट इज नॉट समथिंग कि स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर ऑफ मेकिंग रूल्स। ओके, सो ये क्वेश्चन था। So next question is 91, that is the panchayats at the intermediate level exist in all states. Okay, although that पंचायत है जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं हुई है, सो इंटरमीडिएट लेवल पे जो ऑल स्टेटमेंट में ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विल डिस्कस दैट। टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल पर्सन शुड अटेन एज ऑफ 30 ईयर्स। इतना अगर लोकल बॉडी के लेवल पे अगर 30 ईयर्स में होगा तो फिर आप स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे कब जाओगे। सो इवन इट इज वेरी वेग स्टेटमेंट, इट इज नॉट इवन नियर बाई। सो 20 ईयर्स ऑफ एज इज देयर so at all level of panchayat. So that and in case of that state legislature the 25 years. So ये एज लिमिट होती है पंचायत की। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट constitutes a commission to review financial position of panchayat at intermediate level and make recommendation regarding distribution net proceeds and taxes duties liable by the state between the state and panchayats at intermediate level. Okay, तो ये फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो स्टेट में फाइनेंस कमीशन को पहली बात तो चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, वो गवर्नर का है जो अपॉइंट करते हैं इन एवरी 5 ईयर्स। गवर्नर इन एवरी 5 ईयर्स। ओके, लाइक सेंट्रल लेवल पे जिस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर्स अंडर आर्टिकल 280। और यहाँ पे गवर्नर 5 ईयर्स में है आई थिंक 243 जेड देयर समथिंग आर्टिकल। सो ये स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और इवन स्टेटमेंट 1 है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि पंचायत राज है जो सारे स्टेट में यूनिफॉर्मली नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। सबके अपने अपने पर्टिकुलरली एक सिस्टम है, कहीं पे 2 टीयर है, कहीं पे 3 टीयर है। सो थिंक दैट एवरी सारे स्टेटमेंट गलत हैं और सारे इनकरेक्टली पूछा है, यानी कि सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे। द डी विल बी द ऑप्शन। ओके, सो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो 243 आई है एंड दैट ये 21 ईयर्स की एज है वो 243 एफ में ये पर्टिकुलर दिया हुआ है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी पीस प्राइज। ओके, सो ये भी हम लोग जनरली है जो पॉलिटी में नहीं इसको पढ़ते हैं, बट इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। सो लेट्स डिस्कस इट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बात तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया में है वो सेलिब्रेटेड अथॉरिटी, इट इज नॉट द वर्किंग अथॉरिटी। वो प्रेसिडेंट इंडिया है जो किसी को पीस वो प्राइज दे सकता है, बट ये जूरी में नहीं हो सकते वो। तो इसमें लिखा है, मैं पूछा है कि दैट मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट। ओके, तो जूरी में नहीं होते हैं वो। दे ही और शी कैन गिव यू दैट डिस्ट्रीब्यूट द एनी अवार्ड बट कैन नॉट बी इन द जूरी दैट इन द जूरी। सो ये वही स्टेटमेंट, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अपार्ट ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर है वो गांधी स्पीच उसमें उसमें हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वैसे ही आजकल तो हर जगह पे ही अवेलेबल हो जाते हैं। सो एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, सो ये तीनों हैं वो इसमें आते हैं। वाई आई एम सेइंग दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज दैट नाउ जुडिशली
it is the era of judicial activism. Is that judiciary actually being part of every institution, every appointment, like election commission में भी आ चुके हैं, even in everything that they have to give that judicial review and all. बट जो कहीं पर अगर वो ज्यादा एक्टिव नहीं है तो वो है जुडिशियल एफिशिएंसी में. ओके, सो जुडिशियल एफिशिएंसी के अलावा वो ज्यादातर हर चीज में इन्वॉल्व है. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर. इसमें अलावा हम लोग देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर गांधी पीस प्राइज की जो जूरी है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए जो कि हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. अपार्ट ऑफ दैट 2 एमिनेंट मेंबर्स भी होते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं. सो एनी 2 एमिनेंट पर्सन्स मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ गांधी पीस प्राइज. तो ये गांधी पीस प्राइज हर साल दिया जाता है, इट इज एनुअल अवार्ड. लेकिन मैंने एक्चुअली पर्टिकुलरली ये 2020 का क्यों किया है, क्योंकि दैट it is given in 2022 Sheikh Mujibur Rahman, that Bangabandhu. Okay, because the Bangladesh crisis are going, Bangladesh crisis is going on, so that's why actually I mentioned this particular year. So in 1995, that is 125th birth anniversary commemorated year of Mahatma Gandhi. So that is the Gandhi Peace Prize. ओके, तो लोकपाल की बात करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है. द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड. ओके, इसको हम देखते हैं. द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली जो वर्ड आता है देन इट इज एक्चुअली द ट्रिकी स्टेटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इंक्यूमेंट और रिटायर्ड हैज टू बी द चेयरपर्सन. सो इट इज नॉट करेक्ट. रीजन बिहाइंड के दैट चीफ जस्टिस इतने सारे आप अवेलेबल भी होंगे कि नहीं होंगे कि सिर्फ चीफ जस्टिस है. तो द थिंग इज दैट कि जस्टिस जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी एलिजिबल हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजेज एलिजिबल हैं चेयरमैन बनने के लिए. इट इज नॉट समथिंग दैट कंपलसरी दैट हैज टू बी चीफ जस्टिस ओनली. ओके, अपार्ट ऑफ दैट कि कोई पर्सन है जो जो लोकपाल बॉडी है वो एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडी है. दैट रेगुलेशन इन द सेंस दैट ये इंक्वायरी बॉडी है, ये है जो करप्शन से डील करती है. ये किसी को भी समन कर सकती है. गवर्नमेंट की जो हायर पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर से लेके सो दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल, तो इन सेक्रेटरीज, तो ये सबको है जो समन कर सकती है लोकपाल को. सो डेफिनेटली दैट सीनियर मोस्ट पर्सन शुड बी देयर टू एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस बॉडी, बट इट इज नॉट समथिंग दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए. अपार्ट ऑफ दैट ये पर्टिकुलरली अगर कोई पर्सन है जो 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस या मोर एक्सपीरियंस उसको है इस पर्टिकुलरली इस तरीके की जो एजेंसी है, इंक्वायरी एजेंसी है उसमें वर्क करने का, तो दैट पर्सन कैन आल्सो बी द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Then the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age and date of assuming office. The chairperson or member has case. तो ये एक्चुअली एक नया ये साइड एक प्रोविजन है कि 45 ईयर्स की एज होनी चाहिए. दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, एंड इट अपार्ट ऑफ दैट इज पब्लिक सर्वेंट, तो सारे पब्लिक सर्वेंट को ये जो समन कर सकते हैं, इंक्वायरी बैठा सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज 3. So third option is correct. So let's discuss more about Lokpal. So it is एंटी करप्शन बॉडी है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको है जो ये समन कर सकते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं इसके चेयरपर्सन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, या फिर 25 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस जो एंटी करप्शन में है किसी पर्सन को, तो वो भी चेयरमैन हो सकता है. मेंबर्स हैं जो इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं. जुडिशियल मेंबर में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं. ओके, बट वी कैन नॉट कंफ्यूज दैट कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है जो चेयरपर्सन बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. सो सुप्रीम कोर्ट से ही बिलोंग करेंगे तभी वो जो जज है वो है जो चेयरपर्सन हो सकते हैं. हाई कोर्ट के जज नहीं चलेंगे. नॉन जुडिशियल मेंबर्स में 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो रिलेवेंट फील्ड में है, तो वो भी हो सकता है. तो ये है जो पर्सन है जो मेंबर्स भी हैं, और ये इन्हीं पर्सन में से कोई एक है जो चेयरपर्सन भी हो सकता है. अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 45 ईयर्स की एज होनी ही चाहिए. एंड ये जो मेंबर है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, वरना तो बायस हो सकते हैं. ओके, अपार्ट ऑफ दैट इसमें लोकपाल में एक डाइवर्स कंपोजिशन होता है. डाइवर्स कंपोजिशन का मतलब ये हाफ ऑफ द मेंबर्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज. जुरिडिक्शन में देखें तो कैन इंक्वायर कंप्लेन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ग्रुप ए ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट, एवन्यू. इन्वेस्टिगेशन कैसे का लोकपाल कैन प्राइमरी inquiring other agencies including CBI. Even that Lokpal have that particularly that judicial function also, that they can also act as a that particularly that they can pass judgment. So we have discussed all the questions that appeared in this prelims 2025 examination, and apart of that I have given you that analysis that most of the questions were actually already asked in prelims examination only. So there was nothing new about it, that if someone
एक्चुअली सॉल्व और गॉन थ्रो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, देन डेफिनेटली उसको फायदा हुआ होगा जिसने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है उनको सही से सॉल्व किया था। पार्ट ऑफ दैट मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे आप जो पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उनका क्या सोर्स है, क्या कहाँ से आप है ना उनको स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका ये है कि आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसकी आप डिटेल आप उसकी निकालें, आप उसको डिटेल में उसको स्टडी करें। सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रादर देन जस्ट solving different kind of test series and just multiple questions. So it is that previous year questions are very important. A part of that जो current affair या government schemes से related है तो definitely that PIB magazine and all. So that particular sources can be referred. Like हम लोगों ने देखा क्वेश्चन की किस तरीके से जो एज इट इज जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं वो उनके जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज है जो क्वेश्चंस में अपीयर होते हैं। सो होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आल्सो आप चाहे न्यू कमर्स हों या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हों, आपको डेफिनेटली इस सेशन में एक कुछ ना कुछ नया आपको मिला होगा सीखने के लिए। और मैंने जो भी रिलीवेंट टॉपिक्स हैं, जो भी रिलीवेंट कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट की इंटरलिंकिंग, जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको ये यूज़फुल रहेगा, इवन दैट इन नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Apart of that, I have this course of previous year's question discussion in which that I will discuss the past 30 years questions so that you will be able to compare all the topics and that concepts, and also can prepare yourself for that UPSC prelims level examination. तो उसके लिए आप है कि जो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो मेन पॉइंट ये है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को हम कंपेयर करते हैं, तो वो भी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएगा। So hope you like the session and thanks for watching this session, and you will get this session PDF on my Telegram channel, that is AK Yogi Polity. Also that is scan is given in this particular video. So thanks for watching the session and we will meet in the next video. Till then, goodbye.